Welcome back again in Physics with you. This time we are with interference part 3 जहां पे हम समझेंगे इंटरफेरेंस को प्रोड्यूस करने के मेथड क्या क्या हैं. So before going to further to understand how to produce the interference, we must understand for the interference coherence light is necessary. कोहेरेंस लाइट बहुत जरूरी है अगर इंटरफेरेंस आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं और हमें पता है कि चाहे हम एटम को आइसोलेट कर लें नेचुरल लाइट से तो हो ही नहीं सकता. आइसोलेट करने के बाद भी हमें परफेक्ट मोनोक्रोमेटिज्म नहीं मिलता है. डेल्टा फ्रीक्वेंसी चेंज यानी कि डेल्टा ओमेगा या डेल्टा न्यू को हम जीरो नहीं कर सकते और डेल्टा न्यू प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा लैम्बडा के. हम उसको भी जीरो नहीं कर सकते. जहां तक लैब की बात अगर आती है तो लैब में हम लेते हैं सोडियम लैंप और मैंने पहले भी बताया जैसे आपको कि प्रैक्टिकली हम इसे मोनोक्रोमेटिक मानते तो हैं बट ये परफेक्ट में मोनोक्रोमेटिक है नहीं. D1 लाइन होती है एक और एक लाइन होती है D2. सोडियम की दो लाइट होती हैं और ये लैंप लाइन विथ आएगी आपके पास जिसको हम डी लाइंस कहते हैं D1 और D2. और इसकी जो वेवलेंथ है आपको ये याद होनी चाहिए 589. कुछ लोग 3 कहते हैं कुछ 0 कहते हैं. मैं 0 कह रहा हूँ यहाँ पे फिलहाल. आप 0 ले लीजिए. दूसरी लाइन इसे 6 एंगस्ट्रॉम के गैप पे ले लीजिए यानी कि 589 तो से 6 और लगा दिया मैंने. और ये दोनों एंगस्ट्रॉम के स्केल पे. किस स्केल पे बात कर रहा हूं मैं? एंगस्ट्रॉम के स्केल पे कर रहा हूं. तो अब एवरेज लेना चाहें तो 5893 का एवरेज लेके सिंगल लाइन लेके काम चला लेते हैं. बट एक्चुअली ये क्या है? बायक्रोमेटिक है. बट ये जो गैप होता है 6 एंगस्ट्रॉम का ये बहुत थोड़ा है. हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है जो 6 एंगस्ट्रॉम के गैप को पकड़ पाए प्रैक्टिकली लैब में. तो जब आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आप इसे मोनोक्रोमेटिक मानिए. आप रिजोल्व ही नहीं कर पा रहे इसको तो हम इसे लैब में मोनोक्रोमेटिक मान के चलते हैं. पर ये समझ में आया कि ये भी प्रैक्टिकली मोनोक्रोमेटिक है क्योंकि सोडियम की जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन पता है सोडियम का 281. तो 28 का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं बनना. रोल तो इसका है 1 का. अब इलेक्ट्रॉन तो भले ही 1 है पर इसकी दो स्पिन है. एक अप स्पिन है और एक डाउन स्पिन है. तो एटम तो बहुत सारे होते हैं. कौन सा एक्साइट हो रहा है नहीं हो रहा पता नहीं. तो किसी का स्पिन ऊपर है किसी का स्पिन नीचे है. तो अल्टीमेटली ये एक शिफ्टिंग जनरेट करवाता है क्योंकि एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस जनरेट हो गया और इसकी वजह से जो गैप मिलता है वो हमें 6 एंगस्ट्रॉम का मिलता है. तो आपको मैंने डिटेल में समझाया कि सोडियम बाइक्रोमेटिक क्यों है इन एक्चुअल और लैब में उसे हम मोनोक्रोमेटिक क्यों ट्रीट करते हैं. तो इन दोनों बातों को डिटेल में समझने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया कि परफेक्ट मोनोक्रोमेटिज्म मुश्किल है. हम पहले भी बता चुके हैं. इस बार मैंने थोड़ा सा और इसको डिटेल में बता दिया. पर अब मैटर क्या है? अब हमें प्रोड्यूस करना है. तो ये वेरिएशन है ना थोड़ा सा दिक्कत करेगा. तो इस दिक्कत को कम करने के लिए हम कई चीजें कंसिडरेशन में लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम प्रैक्टिकल कंसिडरेशन लेते हैं. हम स्लिट लेते हैं छोटे. सोर्स रखते हैं पास पास. कुछ खास लिमिटेशंस है. तो इन्हीं सब बातों को हम थोड़ा सा समझेंगे. तो इसी में आता है मेथड ऑफ प्रोडक्शंस की बात कर रहे हैं हम. प्रोडक्शन करेंगे इंटरफेरेंस का. देखिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास. तो समझते हैं हमारे पास एक लाइट है. तो क्या मैं दूसरी लाइट ले आऊं यहाँ पे? और क्या ये दोनों लाइटें मिलके दो बल्ब जला दिए मैंने तो क्या इंटरफेरेंस हो जाएगा? तो आंसर तो जो मैंने अभी बताया ना परफेक्ट हो ही नहीं सकता. तो दो अलग अलग लाइट में तो आपको पता है उनका कोई फेज कोरिलेशन ही नहीं हो सकता. और क्योंकि फेज कोरिलेशन हो नहीं सकता तो क्या होगा? इंटरफेरेंस नहीं होगा. तो हमें काम तो चलाना है एक से ही. दो से काम नहीं चला सकते अब हम. तो अब एक से कैसे काम चलाएंगे इसको समझते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू लर्न how we can produce the interference. So there one of the method is called division of wavefront. एक मेथड है कि आप वेव फ्रंट का डिवीजन कर दीजिए. समझते हैं इसको पहले. तो सबसे पहले जैसे कि हमने जाना कि हमने तो एक ही सोर्स लेना है. एक ही सोर्स क्यों लेना है बता चुका हूं. हमें वेव फ्रंट चाहिए थोड़ा सा पैरेलल वे में क्योंकि ये जो लाइट होती है थोड़ा सा स्फेरिकल अगर देगी या इलिप्टिकल देगी तो मेरा काम नहीं चलेगा. तो मैं क्या उसको केजिंग करता हूँ उसकी सो दैट एक बीम एक पोर्शन से आए. राइट. तो उसकी उम्मीद रहेगी कि ये पैरेलल वेव फ्रंट जनरेट करवाएगा. और ये मैंने वेव फ्रंट जनरेट करवा दिया. ध्यान देते हैं. मैं फिर से स्लिट लूंगा. फर्दर और रिफाइन कर दूंगा.
तो ये थोड़ा-सा जो स्फेरिकल रहा भी होगा, वो भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये याद हो, मैं यहाँ से स्टडी को समझना शुरू करूँ तो, यहाँ पे एक वेवलेट मान लेते हैं। तो क्या करेगा, वेवफ्रंट को जनरेट करवाया जनरेट। इस तरीके से वेवफ्रंट जनरेट करता हुआ अपने आप को डेवलप करता रहेगा और फर्दर आगे चला जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने इसके आगे 2 स्लिट वाला यहाँ पे ये अपर्चर रख दिया, यहाँ पे कुछ जिसमें 2 स्लिट हैं, 2 हल्के-हल्के से। और ये बहुत ध्यान रखना, जो मैंने बताया है कि स्लिट बहुत छोटा होना चाहिए। ये गैप नॉर्मली एमएम के ऑर्डर का होता है। इससे ज्यादा जितना मैंने दिखाया उतना नहीं होता। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए बड़ा दिखाया, राइट? 1 एमएम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मान के चलिए 1 से 2, उससे बियॉन्ड तो जाने का मतलब ही नहीं है। तो ये मेरे पास एक 2 स्लिट बन गए, इसको क्या कहते हैं, स्लिट कहते हैं। ये है मेरे पास सोर्स। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जब आपके पास वेव फ्रंट है तो क्या होगा, वेव्स भी तो होंगी हर तरफ, जैसे वेव फ्रंट की डेफिनेशन में आपने देखा था। तो मान लीजिए मैं सिर्फ दो वेव ले रहा हूँ जो मेरे को उस स्लिट तक पहुंचा रहे हैं। आप देखिए इनके क्रस्ट पे सॉलिड लाइन है और इनके ट्रफ पे डैश लाइन है। ये अपने महज दिमाग में डाल लीजिए। सॉलिड मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रस्ट and the dash line I am talking about the roof. So what will happen now? ये जो 2 slit portion है, फिर से they will also behave as a new source of light. वेवलेट है क्योंकि फिर से, तो उनके साथ भी वही होगा जब पहले वाले के साथ, दोनों ही जनरेट करना शुरू कर देंगे। तो फिर से देखिए इनके क्रस्ट और ट्रफ के साथ एक नए तरह की फॉर्मेशन हो रही है, देख रहे हैं आप? अब अगर इस फॉर्मेशन को आप समझेंगे तो आप अगर देखें तो जहां पे क्रस्ट से क्रस्ट मैच कर रहा है तो सेम फेज होगा, ट्रफ से ट्रफ मैच कर रहा है तो सेम फेज होगा, सेम फेज, सेम सेम, राइट? इस तरह का सिनेरियो है। तो यहाँ पे एक आप क्या करिए, एक लाइन इमेजिनरी समझ लीजिए। इस लाइन के corresponding जहां पे जगह जाएगी वहां पे मेरे पास इंटरफेरेंस होगा। कैसा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ऐसी कंडीशन और भी 2-3 जगह और पूरे स्पेक्ट्रम में फैली होंगी। मैं 2 का एग्जांपल ले रहा हूँ केवल। तो इन 2 पे हो फॉर्मेशन किसकी में होगी? एक ब्राइट इमेज की फॉर्मेशन होगी। जबकि इनके बीच में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा एक क्रस्ट के साथ एक ट्रफ फॉल कर रहा है, डैश के साथ सॉलिड लाइन है। दोनों लाइन एक जैसी नहीं है। इसका मतलब ये दोनों एंटी फेज में होंगे। अगर ये दोनों एंटी फेज में होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे रेस्ट्रिक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी कि कोई भी लाइट नहीं होगी। हालांकि एक पॉजिटिव लाइट मिल रही है, राइट? एक क्रस्ट मिल रहा है, एक ट्रफ मिल रहा है, लाइट तो दोनों में ही है। बट जब एडअप होंगे तो डिस्ट्रक्टिव भी एडअप होंगे। नतीजा ये मिलेगा कि अगर मैं कंसिडर करूं तो यहाँ पे मेरे को अंधेरा ही मिलने वाला है। तो ये पैटर्न बन गया, इसी को कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। इसी को क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस पैटर्न। दिस इज योर इंटरफेरेंस पैटर्न। इसको जो सेंट्रल वाला बनता है इसको हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, राइट? ये क्या है आपका? सेंट्रल मैक्सिमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब मैं इंटरफेरेंस आगे बढ़ूंगा तो आपको समझाऊंगा इसके विषय में कि ये सेंट्रल मैक्सिमा का रोल क्या है, क्यों सेंट्रल मैक्सिमा इंपॉर्टेंट होता है। बट एनी हाउ यू अंडरस्टैंड, सेंट्रल मैक्सिमा फिलहाल हमें ब्राइट नजर आ रहा है और यहाँ पे हमें डार्क नजर आ रहा है। तो हम क्या कहते हैं, यहां से यहाँ के गैप, ध्यान रखना आप मैक्सिमा टू मैक्सिमा गैप लेते हो, इसको हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ। हम इसको बीटा से बताते हैं, इसको हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ। आप ऐसे भी ले सकते हो, डार्क टू डार्क भी ले सकते हो, जहां से आपको बेटर समझ में आए वहां पे ले सकते हो। पर विजिबिलिटी में कई बार दिक्कत आती है, तो नहीं, ये भी बीटा ही होगा, ये कुछ डिफरेंट नहीं होगा, ये भी बीटा ही होगा। तो इसको हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ। बट ये गैप बहुत छोटे होते हैं, तो हम नॉर्मली ना ऐसे नहीं निकालते इसको। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। तो मैंने बताया इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्रिंज। पहले जो फॉर्मेशन वाला पार्ट हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, फ्रिंज। और उसके विथ को यानी कि बीटा को हम कहते हैं फ्रिंज विथ। ठीक है, ये टर्म समझ में आ गया आपको? फ्रिंज विथ समझ में आ गया, राइट? तो कुछ और टर्म और डिटेल में बताऊंगा कि डिस्टेंस होता है, फिर स्लिट डिस्टेंस होता है। जैसे ये वाला गैप है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये गैप कितने का गैप है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
फिर यहाँ से यहाँ की कितनी दूरी है, यहाँ से यहाँ की कितनी दूरी है, ये भी मैटर करेगा। हर चीज़ मैटर करेगी। बट एक-एक करके धीरे-धीरे। आज हमने समझा फ्रिंज विड्थ, इंटरफेरेंस की एक चीज़ समझा दी, तो एडिशनली बता दी मैंने आपको। ऑल्दो मेरा पर्पस यहाँ पे सिर्फ डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट को बताने का है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, लाइट एक थी, उसके एक ही वेव से, वेवलेट से हमने 2 पार्ट और ले लिए और ये कोहेरेंट रहेंगे। क्योंकि हमने यहाँ एक लाइट के एक ही पार्ट को कंसिडर करा है, हमने दूसरे पार्ट का भी कंसिडरेशन में नहीं रखा, राइट? तो फेज कोरिलेशन बना रहेगा। तो ये था डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। अब दूसरा मेथड, ये है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी कि यहाँ पे इंटेंसिटी वेरी करेगी। एम्पलीट्यूड का मतलब इंटेंसिटी से होता है, हमने पिछली वीडियो में देखा है इसको। जहां पे हम यूज करते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्लेक्शन का। मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके आप समझा देता हूँ। टीचिंग तो हमें करनी है क्योंकि हमें पैरेलल लाइंस चाहिए। तो मैं थोड़ा सा बाकी बातें नहीं बताते हुए स्लिट नहीं ले रहा, सिंपल इसी स्लिट से काम चला रहा हूँ। स्लिट तो आगे है ही है और परफेक्ट करने की जरूरत नहीं लग रही फिलहाल मुझे। करना चाहे तो कर भी सकते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ से भी वेवलेट की तरह तो बिहेव करेगा ही करेगा। ये रेडिएशन गई, देखो वहां पर रिफ्लेक्शन हुआ और ये फिर मिल गया। तो एक स्प्लिटिंग हम इस तरीके से करवाते हैं। एनर्जी स्प्लिटिंग पिछले केस में भी थी, वहां हमने वेव फ्रंट पे कर लिया था। एनर्जी स्प्लिटिंग यहाँ पे भी है, तो यहाँ हमने रिफ्रैक्शन है रिफ्रैक्शन के थ्रू कर लिया, राइट? और फिर दोनों रेडिएशन को फिर से हमने मिला दी, फिर हमने एक ही रेडिएशन का यूज करा, राइट? अब इसका एग्जांपल थोड़ा सा और बेटर वे में समझाता हूँ आपको, जो रियल एग्जांपल के क्लोज है। ये मैंने एग्जांपल थ्योरेटिकल वे में थोड़ा समझाया था आपको। इसको कहते हैं, आपने एक नीचे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास रख लो, ऊपर भी एक ट्रांसपेरेंट ग्लास रख लो जो रिफ्लेक्ट भी करे रिफ्लेक्ट भी करे। नतीजा क्या होगा, एक रेडिएशन जब इसको फॉल करेगी तो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पार्ट उसका रिफ्रैक्ट हो गया, नीचे वाले से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर गया और ये दोनों रेडिएशन आपस में इंटरफेयर करेंगे या डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव जो भी करें उससे फर्क नहीं पड़ता। आप अपने आईपीएस से यहाँ चेक कर सकते हो, आप यहाँ आईपीएस लगा के इसको आप चेक कर सकते हो और इस तरह से हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। इस बार मैंने क्या करा, लाइट आई, इस बार सिर्फ रिफ्लेक्शन का यूज नहीं करा, रिफ्रैक्ट भी हुआ नीचे की तरफ, रिफ्लेक्ट भी हुआ और फिर ये फर्दर हुआ, यहाँ से भी तो 2 बार होगा ना, फिर हुआ। तो मैं यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व कर लिया। मैं अगर आप यहाँ पे आईपीएस लगाना के देखना चाहोगे तो भी शायद मिल जाए, क्योंकि यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होके इधर आए। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी रहती है। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं रिफ्लेक्शन का और रिफ्रैक्शन का। थ्रू रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हम उसकी एम्पलीट्यूड को स्प्लिट कर रहे हैं, इंटेंसिटी को रिड्यूस करके फिर उन दोनों इंटेंसिटी को मिला देते हैं और इसी को हम इंटरफेरेंस करते हैं। तो हम दो अलग अलग लाइट नहीं ले रहे, एक ही लाइट की एनर्जी को यूज करके उसे स्प्लिट अप करवा रहे हैं। एनर्जी स्प्लिटिंग दोनों में है, पहले वाले में भी है दूसरे वाले में भी है। एम्पलीट्यूड सेम, अगर पार्ट्स की बात करेंगे तो सेम कहीं नहीं रहने वाला, क्योंकि इंटेंसिटी मींस नंबर ऑफ बोसॉन्स। लाइट के केस में बात करें तो वेव फ्रंट पे भी करेंगे तो नंबर ऑफ बोसोन तो कम होंगे ही होंगे। हाँ, पर जब वो इंटरफियर करके मिलेंगे तब क्या कंडीशन होगी, वो समझने वाली बात होती है। तो मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ, मैं उतना नहीं ले जा रहा, आपके लेवल तक सिर्फ इतना ही है। डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, ज्यादा मत समझिए। चलते हैं। तो हमने 2 मेथड समझ लिए। उन दोनों मेथड का नाम क्या है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यंग डबल स्लिट, ये हमने ध्यान से करना है। जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना पहले डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट में, मैंने यंग डबल स्लिट का ही एग्जाम्पल दिया था, राइट? तो यंग डबल स्लिट हमारे पास डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का सबसे फेमस एग्जाम्पल है और सारे न्यूमेरिकल इसी पे बनते हैं, सारी चीजें इसी पे बनती हैं जब जहां तक +2 का सवाल है। बाकी आगे जैम और बेटा की क्लासेस में भी और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में भी अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है तो भी यंग डबल स्लिट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना ही रहता है। दूसरा है फ्रेजनल बाइप्रिज्म। तो ये छोटी क्लासेस यानी कि +2 के लिए तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और उसके बियॉन्ड फ्रेजनल बाइप्रिज्म इज इंपॉर्टेंट पार्ट। लॉर्ड्स मिरर एंड फ्रेजनल मिरर्स की 2-4 और एग्जाम्पल है। इसी तरीके से जब डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो यहाँ थिन फिल्म इंटरफेरोमीटर है। नॉर्मली हम इसका यूज इतना नहीं करते इंटरफेरेंस में। न्यूटन रिंग्स है, बताएंगे आपको।
माइकलसन इंटरफेरोमीटर है और एयर वेज है। जो एग्जांपल दिया मैंने आपको अभी, जो एग्जांपल दिया था इसके केस में डिवीजन एम्पलीट्यूड के केस में एयर वेज के दिया था दूसरे वाला। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि देयर इज टू मेथड टू प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस। दो मेथड है, या तो आप वेवफ्रंट का डिवीजन करिए या एम्पलीट्यूड का डिवीजन करिए। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है उसके बेसिस पे, हम एक एक करके एक दो को स्टडी करेंगे, सबको तो नहीं करेंगे खैर। तो मैं आपको यंग डबल स्लिट, फ्रेजिनल बाइप्रिज्म, न्यूटन रिंग्स, थिन फिल्म इंटरफेरोमीटर के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, माइकलसन के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। एयरवेज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, हम उसको पहले डिस्कस करेंगे क्योंकि न्यूटन रिंग एयरवेज के बाद आएगा। एयरवेज इसलिए मैंने लास्ट में लिया, ऑल्दो इट शुड कम अर्लियर। ठीक है, उसके बेसिस पे फिर मैं आपको न्यूटन रिंग के बारे में बता पाऊंगा। ठीक है, बट ये सारी कहानी हम हायर स्टडी में करेंगे, मतलब जो IIT जैम, BSc और बीटेक के लिए करेंगे। छोटी क्लासेस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, तो मैं वहां वाले प्लेलिस्ट में इसको नहीं डालूंगा। ठीक है, तो आई विल गिव, अगर आपको पढ़ना है अपने इंटरेस्ट के लिए, जस्ट टू नो, तो आप बीटेक की साइट्स पे देख लेना जाके, या BSc की साइट पे जाके देख लेना कि क्या है। अदरवाइज इट्स ओके विथ जितना मैं आपके दूंगा +2 वाले बुक प्लेलिस्ट में, उतना ही आप कर लेना। ठीक है, उसकी बियॉन्ड करने की जरूरत नहीं है अगर नहीं करना चाह रहे तो। पर एक सवाल है साथ में, इंटेंसिटी मेथड ए की बात कर रहा हूँ, बी में तो आपको पता है एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का रिलेशन होता है, तो वहां तो समझ में आ रहा है कि जब आप स्प्लिट करवाएंगे तो एनर्जी स्प्लिट होगी ही होगी, तो इंटेंसिटी यहाँ पे स्प्लिट होगी जानी चाहिए। पर जब मैं मेथड ए की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बताइए क्या होने वाला है, इंटेंसिटी रिड्यूस करेगी कि नहीं? चलिए मुझे कमेंट में बताइएगा, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंटरफेरेंस को प्रोड्यूस करने के दो मेथड है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे यंग डेविड एक्सपेरिमेंट को डिटेल में समझने के लिए। आज हमने थोड़ा सा उसका ग्लिम्स आपको दिया है, तो उन्हीं सब के साथ हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, तो बने रहिए हमारे साथ और डिटेल में समझने के लिए। सो थैंक्स फॉर द लर्निंग विद वाइजस, मिलते हैं फिर से। थैंक यू अगेन।